हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, तो चलिए देखते हैं क्या हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सबसे पहले कह रहे हैं अक्रॉस द लाइन, तो स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करते हैं। टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर एंड फोल्ड इट इन डिफरेंट वेज। Now on the crease formed by the fold, draw line using pencil and scale. You will notice different line on the paper. आपको क्या करना है कि स्क्वायर पेपर लेना है और उसे फोल्ड करना है अलग अलग तरीके से, कैसे भी फोल्ड कर सकते हो। फिर जब आप उसे ओपन करोगे तो उस पर क्रीज लाइन आई हुई होंगी, ठीक है ना। क्रीज मतलब वो लाइंस दिखेंगी, तो अब उसे पेंसिल और स्केल से आपको ड्रॉ कर देनी है लाइंस को। टेक एनी पेयर ऑफ लाइन एंड एब्जॉर्व देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। आप कोई सा भी एक पेयर ले लो, जैसे ये पेपर था, ये लाइंस आई हुई हैं, तो मैंने ये वाली दो लाइंस ले ली, जैसे कोई सी भी दो लाइंस ले सकते हो, ठीक है। और उनके बीच का रिलेशन देखो, डू दे मीट, क्या ये आपस में मिलेंगी। इफ दे डू नॉट मीट विद इन द पेपर, डू यू थिंक दे वुड मीट इफ दे वर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पेपर। कई बार ऐसा होगा कि पेपर के अंदर तो नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं इन्हें एक्सटेंड करूंगी, ये जैसे इन्हें एक्सटेंड करूँ, तो क्या ये आगे जाके मिल जाएंगी। तो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पेपर पे लाइन बनी है वो कैसे बनी है। जैसे कि ये वाली दो लाइंस हैं, अगर आप इन्हें एक्सटेंड करोगे तो ये मीट करेंगी, तो इन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, कि आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर है। अब कह रहे हैं इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन्स ऑन अ प्लेन सरफेस। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि जो लाइंस प्लेन सरफेस पे बनती है उसके साथ उनका क्या रिलेशनशिप होता है। द टॉप टेबल, योर पीस ऑफ पेपर, द ब्लैक बोर्ड एंड द बुलेटिन बोर्ड ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन सरफेस क्या होता है, तो कुछ नहीं है, आपका टेबल का टॉप हो गया, कोई भी एक पीस ऑफ पेपर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया आपके पास, ये सब आपके एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस के। लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइन दैट मीट ईच अदर। चलो एक ऐसा पेयर लेते हैं लाइन का जो आपस में मिल जाता है, मान लो ऐसे मिल गया। यू विल नोटिस दैट दे मीट एट अ पॉइंट, तो हमने ध्यान से देखा होगा कि एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। व्हेन अ पेयर ऑफ लाइन मीट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस, वी से दैट द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब भी दो लाइन आपस में मिलती है एक प्लेन पेपर पे, तो हम ये बोलते हैं कि ये वाली जो लाइन्स होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। लेट अस ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो चलिए जानते हैं जब दो लाइन आपस में आके मिलती हैं तो होता क्या है। हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म। तो जब ये दो लाइन्स बनती हैं तो कितने एंगल्स बनते हैं, तो यहाँ पर देखो टोटल 4 एंगल्स बनते हैं, तो आप लिख दोगे 4 एंगल्स, ठीक है। अब आपसे आगे क्या कह रहे हैं, इन फिगर 5.2 वेयर लाइन एल इंटरसेक्ट एम, वी कैन सी दैट 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। अब आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, आपसे कह रहे हैं इसमें जब दो लाइंस इंटरसेक्ट हुई एल और एम, तो टोटल 4 एंगल्स बने हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। कैन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट मोर देन 1 पॉइंट। क्या दो स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो सकती हैं एक से ज़्यादा पॉइंट पे। नो, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकती दो लाइंस। क्लियर। अब आपको यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ 2 लाइन ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर सो दैट दे इंटरसेक्ट। अब आपको दो लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि वो क्या हो जाए, आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। मेजर द 4 एंगल्स फॉर्म्ड विद अ प्रोटेक्टर। अब आपने मान लो ये वाली दो लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर आपके पास 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। इन्हें डी की हेल्प से आपको क्या करना है, मेजर करना है कि कितने डिग्री के हैं। ड्रॉ 4 एंगल्स सच पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड मेजर द एंगल फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप ये चारों एंगल्स ड्रॉ करो और उसके बाद उनको क्या करो, मेजर करो प्रोटेक्टर की हेल्प से। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहे हैं व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व अमंग दिस एंगल। क्या इस एंगल में कोई पैटर्न आपको दिख रहा है। तो पैटर्न अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ें मिल रही हैं। वो क्या मिल रही हैं, जैसे हमको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम 180 होगा। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम भी 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो आप कहोगे ऐसे तो एंगल 3 और एंगल 4 भी है, बिल्कुल। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 1 भी है, बिल्कुल है। तो ये सारे हमारे पास लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यही एक पैटर्न यहाँ दिख रहा है। दूसरा, इसमें एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। वो क्या होता है, जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 3, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे पास और ये इक्वल होते हैं। सेम एंगल 2 और एंगल 4,
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे पास और ये हमेशा सेम होते हैं। क्लियर। अब आगे आपसे इसी का कह रहे हैं, इन फिगर 5.2 इफ एंगल ए इज 120 कैन यू फिगर आउट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी विदाउट ड्रॉइंग एंड मेजरिंग देम। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि यहाँ पर हमारे पास एंगल ए हमें 120 दे रखा है, तो हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 होंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो इसका मतलब एंगल बी 60 डिग्री होगा। सिमिलरली बी प्लस सी 180 है तो ये वाला 120 हो जाएगा, ऐसे ये वाला 60 हो जाएगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम बिना मेजर करे और बिना उनको ड्रॉ करे बता सकते हैं अगर हमारे को एक एंगल पता है तो बाकी के 3 एंगल कितने होंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ लिख के दे रखी है, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी टुगेदर मेजर 180 बिकॉज when they are combined they form a straight line which measure 180, straight angle which measure 180. So if angle A is 120 then angle B must be 60. Similarly angle B and C together measure 180. So if angle B is 60 then angle C must be 120 and angle C and angle D together measure 180. So if angle C is 120 then angle D must be 60 degree. Therefore, in figure 5.2, angle A and angle C measure 120 and angle B and angle D measure 60 degree. तो देखो हमने यही निकाला है। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, when two line intersect each other and form 4 angle labeled A, B, C and D in figure 5.2, then angle A and angle C are equal and angle B and angle D are equal. इसका मतलब क्या है, क्लियर है। तो इसका मतलब B और D और A और C इक्वल होंगे जब भी 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो 4 एंगल्स बनेंगे, तो जो उसके अपोजिट एंगल्स होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या ये किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ट्रू होगा ये? यस, इट इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। अब आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट में चेक दिस फॉर डिफरेंट मेजर ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए के आपको कोई और मेजर लेना है, जैसे अभी आपको 120 दिया था तो आपने बाकी के मेजर्स निकाल दिए थे, ठीक है। अब कोई भी और मेजर ले लो। यूजिंग दिस मेजरमेंट कैन यू रीजन वेदर दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर एनी मेजर ऑफ एंगल ए। वी कैन जनरलाइज अवर रीजनिंग फॉर फिगर 5.2 विदाउट एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए। सिंस स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री वी मस्ट हैव एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180. Hence angle B and D are always equal. Similarly B plus C and B plus D is 180. So angle A and angle C must be equal. देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको इस A की वैल्यू जो है ना आप कोई और लेनी है, 120 के अलावा लेनी है। मान लो मैंने यहाँ पर 100 डिग्री ले ली, तो मुझको पता है कि यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B जो है वो 180 के बराबर है। उसी के साथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल B प्लस और एंगल A प्लस एंगल D जो है ये भी 180 के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C जो है वो भी 180 के बराबर है और एंगल C प्लस एंगल D जो है वो भी 180 के बराबर है। तो एंगल B और D यहाँ से भी 180 के इक्वल आ रहे हैं दोनों। तो वही चीज़ वो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि अगर आप ए की कोई और वैल्यू लेते हो तो क्या आंसर निकलेगा। तो आप ए की कोई भी वैल्यू ले लो, ये जो रूल लग रहा है कि ए प्लस बी 180 के बराबर है, लीनियर पेयर है, या फिर मैं ये कहूँ कि ए प्लस डी इनका सम 180 है, इनका सम 180 है, इन दोनों का 180 है, इन दोनों का 180 है, ये हर केस में लगेगा। और ए और सी और बी और डी हर केस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल्स लाइक ए एंड बी। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है जो एक के बाद एक एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए के बाद एंगल बी है, एंगल बी के बाद एंगल सी है, एंगल सी के बाद एंगल डी है, तो उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स लाइक ए एंड बी फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो एक के बाद एक बनते हैं, इनको ये क्या होता है, हमारे लीनियर पेयर होते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे ये बनते हैं और इनका सम हमेशा क्या होता है, मेरे पास 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर यही लिखा हुआ है, लीनियर पेयर ऑलवेज एड अप टू 180। जब भी आप लीनियर पेयर्स को ऐड करोगे तो वो 180 आएगा। अपोजिट एंगल्स लाइक एंगल बी एंड एंगल डी फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो ये वाले अपोजिट एंगल्स बने हुए हैं आमने सामने वाले, इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मेरे पास इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये वाले जो है आमने सामने वाले एंगल्स ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं।
तो दो इंटरसेक्टिंग अगर लाइन्स हैं, दो लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो उन पे दो पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट के, आमने सामने वाले, एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे यहाँ साइड में, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम द अबव रीजनिंग वी कंक्लूड दैट वेन एवर टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सच ए जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड अ प्रूफ इन मैथमेटिक्स। तो ये आपको पूरा जस्टिफाई है, यहाँ पर इसका प्रूफ भी है मैथ्स में। यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर थ्योरम है कि हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल नहीं है, पहले की क्लास की जो पहले एनसीईआरटी की बुक थी उसमें थी, अब इसमें देखेंगे, होगी तो हम ज़रूर समझेंगे। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि फिगर इट आउट के आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। आप सारे पेयर्स लिखो जो भी आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। कौन कौन से लिखने हैं, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखने। तो लीनियर पेयर होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए। तो लीनियर पेयर में एक तो एंगल ए एंड एंगल बी आ जाएगा, ये दोनों। उसी तरीके से एंगल बी एंड एंगल सी आ जाएगा, ठीक है। ऐसी एंगल सी एंड एंगल डी भी आ जाएगा, 180 होगा इनका सम। और एंगल डी एंड एंगल ए भी आ जाएगा। तो चार पेयर बनते हैं, तो वो चारों पेयर मैंने यहाँ लिख दिए। सिमिलरली आपसे कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लिखो, तो उसमें दो ही पेयर बनते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक तो आपके पास आ जाएगा एंगल बी एंड एंगल डी, और एक आ जाएगा आप पे एंगल ए एंड एंगल सी। क्लियर है यहाँ तक? तो बस ये इतना सा ही था, फिगर इट आउट, इसमें और कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री। तो मेजरमेंट्स देखते हैं कैसे हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से भी और बिना प्रोटेक्टर की हेल्प के भी। तो आपसे यहाँ कह रहे हैं यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन यू मेजर लीनियर पेयर समटाइम दे मे नॉट एड अप टू 180। कह रहे कभी कभार ऐसा होता है जब आप लीनियर पेयर को मेजर करते हो तो कई बार उनका सम 180 नहीं आता। और व्हेन यू मेजर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे मे बी अनइक्वल समटाइम। कभी कभार ऐसा होता है जब आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखते हो तो कभी कभार वो अनइक्वल पाए जाते हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस? का रीज़न क्या हो सकता है? देयर कुड बी अ डिफरेंट रीज़न, कई सारे तरीके रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मेजरमेंट एरर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन दिस केस आप शायद उसे प्रॉपरली मेजर नहीं कर दोगे तभी वो इनकरेक्ट आ रहा है, वरना वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल आएंगे और लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 आएगा। ज़रूर आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो, मेजर नहीं कर रहे हो, जो भी मेजरमेंट टूल आप ले रहे हो उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो। वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लाइन ड्रॉन, ऐसा हो सकता है कि लाइन ड्रॉन, जैसे एक लाइन आपने पतली बना दी और एक थोड़ी सी मोटी बना दी, तो भी वेरिएशन आ सकता है यहाँ पर एंगल्स के बीच में। द आइडियल लाइन इन ज्योमेट्री डज नॉट हैव एनी थिकनेस, अगर हम देखें तो लाइन की वैसे कोई थिकनेस नहीं होती है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ लाइन विदाउट एनी थिकनेस, पर ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम लाइन को ड्रॉ कर दे बिना थिकनेस। थोड़ी बहुत थिकनेस से तो लाइन को बनाना ही पड़ता है। So in geometry we create ideal version of line and other shapes we see around us and analyze the relation between them। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो ये ज्योमेट्री मतलब जो मैथ्स है इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक लाइन और अदर शेप जो अपने आसपास की वहाँ पर एक आइडियल वर्जन उसका ले लेते हैं और उनके बीच में एनालाइज करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट एंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन इज, हमें पता है जो भी एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बनता है ये 180 डिग्री का होता है। तो if another line divide this angle in two parts, both parts should be add up to 180। तो इसका मतलब अगर एक और लाइन इसको ऐसे डिवाइड करती जा रही है इस एंगल को दो पार्ट्स में, तो इसका मतलब ये कंपलसरी है कि इन दोनों का सम 180 होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोनों का 90-90 हो, नहीं, कुछ भी हो सकता है दोनों का, पर एड अप होके 180 ही होगा। तो ये हमने एक आइडियल वर्जन ले लिया है अपना लाइन का, कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना है वो 180 है और अगर उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों का सम मिला के 180 ही आएगा। तो वी अराइव एट दिस सिंपली थ्रू रीजनिंग एंड नॉट बाय मेजरमेंट। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेजर नहीं किया कि 180 आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पर इस एंगल को मेजर करूँ या इसको, नहीं, आपको मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का ये एंगल था, दो पार्ट्स में बट गया है, तो इनका सम 180 ही आएगा, ये कंपलसरी फिक्स हो चुका है हमारा, ठीक है। व्हेन वी मेजर इट it might not be exactly so for the reason mentioned above, still the measurement came out very close to what we predict, because of which geometry find widespread application in different disciplines such as physics, arts, engineering and architecture।
फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आपने देख के तो बता दिया कि एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बना हुआ था, इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इनका सम 180 होगा। पर जब आप मेजर करोगे तो कभी कभार एग्जैक्ट 180 नहीं आएगा, 179 या 178 भी आ सकता है। ये रीज़न इसलिए, वही जो रीज़न आपको ऊपर दिए हैं, कई बार हम प्रॉपर मेजरमेंट टूल यूज़ नहीं करते, या फिर ऐसा होता है कई बार हमारी थिकनेस भी डिपेंड करती है लाइन की। बट अगर हम कहेंगे तो यही कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस 5.2 टॉपिक शुरू हो गया, 5.1 टॉपिक हमारा यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सच दैट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, कैन यू फिगर आउट व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल। कह रहा है कि आप ऐसी कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन की जिसमें जो चारों एंगल्स हैं वो इक्वल हो। अभी हमने जाना था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, पर यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ऐसे एक फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो जिसके चारों एंगल्स जो है वो इक्वल हो। और आप उसको फिगर इट आउट कैसे करोगे, आप हर एक एंगल को मेजर करोगे, उसके बाद ही आप कह सकते हो कि हाँ इसके चारों एंगल्स इक्वल हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनानी है पर एंगल्स को इक्वल बनाना है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके अंदर अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, कहने के लिए ये अभी भी मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि एक पॉइंट पे कट हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो अब एक स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं, तो मैंने प्रॉपरली मेजर करके यहाँ पर बनाया था, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल था, ये भी 90 डिग्री का एंगल था। मतलब मैंने 180 वाले एंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटा, बिल्कुल बीच में लाइन खींची। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मैं इस लाइन को नाम दे देती हूँ L और इस लाइन को नाम दे देती हूँ M। L and M आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स 90 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो इन्होंने भी यही लाइन ऐसे ही ड्रॉ की है। इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मस्ट बी अ राइट एंगल। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तभी इक्वल हो सकता है। इसके अलावा कोई और डिग्री का होगा तो वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर। फिर कह रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस आर अ पेयर ऑफ लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन का पेयर होता है विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो इंटरसेक्ट तो होती है, वो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं वो भी, पर वो 90 डिग्री राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होती है। नॉर्मल इंटरसेक्टिंग लाइन किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट हो सकती है यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन सिर्फ 90 वाले डिग्री के एंगल पे ही इंटरसेक्ट होती है। तो अगर आप देखो तो आप इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है और कोई से भी एंगल पे हो रही है, पर ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन। तो परपेंडिकुलर लाइन उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लाइन का वो पेयर जो इंटरसेक्ट होता है 90 डिग्री पे। इन फिगर 5.4 वी कैन से दैट लाइन L एंड M आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि L और M लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि वो 90 डिग्री पे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। ये जब एक 90 आ गया ना तो बाकी के भी 90 ही निकलेंगे। आप लीनियर पेयर की हेल्प से निकाल सकते हो क्योंकि दो एंगल्स का सम 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे, तो आप सारे एंगल्स निकालोगे आपको कितने मिलेंगे, 90 ही मिलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 5.3 टॉपिक आता है बिटवीन लाइंस। लाइंस के बीच में क्या है। फिगर 5.5 एंड डिस्क्राइब द वे द लाइन सेगमेंट मीट और क्रॉस ईच अदर इन ईच केस विद एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वर्ड अ पॉइंट एन एंड पॉइंट मिड पॉइंट मीट इंटरसेक्ट एंड द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो यहाँ पर कह रहा है जो ये फिगर 5.5 है इसमें आपको क्या बता रखा है, लाइन सेगमेंट्स बता रखा है कि किस तरीके से मिल रही है और किस तरीके से वो क्रॉस हो रही है एक दूसरे। जैसे अगर आप ये वाली लाइन देखो तो ये वाली लाइन को आप जब एक्सटेंड करोगे तभी क्रॉस होगी, अभी वो क्रॉस नहीं हो रही। ये वाली लाइन अगर आप देखो तो ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी क्योंकि इनका गैप मुझे इक्वल दिख रहा है। ये ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं मेरे पास, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है मेरे पास, ये रहा HFG जो कि 115.3 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट FG एंड FH मीट अ पॉइंट एंड पॉइंट F, इस पॉइंट पे मिल रहा है। ये वाली दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये यहाँ पर मिल रही है F पॉइंट पे और एक एंगल को फॉर्म कर रही है, ये इनका एंड पॉइंट है। क्लियर। आर लाइन सेगमेंट ST एंड UV, ये वाली ST एंड UV लाइकली टू मीट इफ दे एक्सटेंड। अगर आप इन्हें एक्सटेंड करोगे तो क्या ये आपके पास आगे जाके मिल जाएंगी।
तो हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। तो अगर लाइंस पैरेलल नहीं होती, दे विल लाइकली इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका आंसर फर्स्ट नंबर डाल देती हूँ और मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देती हूँ। लाइन सेगमेंट ST and UV are likely to meet when extended, जब आप एक्सटेंड करोगे। एज क्यों? दे आर नॉट पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर पैरेलल लाइंस होती तो फिर ये इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इसके क्या कह रहे हैं? आर लाइन सेगमेंट OP एंड Q आर लाइकली टू मीट इफ दे एक्सटेंड। नहीं, ये देखने में लग रही है कि ये पैरेलल है, तो अगर आप इन्हें एक्सटेंड करोगे तो ये आगे जाके नहीं मिलेंगी। तो सेकेंड का आंसर यहाँ लिख रहे हैं, लाइन सेगमेंट OP and QR did not meet when extended as they are parallel, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से इनका गैप मुझे देखने में ही पता चल रहा है वो इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ लाइन वी नोटिस अराउंड अस। यहाँ पर लाइन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो हमारे आसपास होते हैं, वही वाले दे रखे हैं। जैसे पियानो, चेयर दे दिया, यहाँ पर ये वो है रेलवे ट्रैक का दे दिया है। उसमें आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज कॉमन टू द लाइन इन द पिक्चर अबव? डू दे नॉट सीम लाइकली टू इंटरसेक्ट ईच अदर? सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। कह रहा है आप इसमें क्या नोटिस करो? इसमें मैं ये नोटिस करूँ कि ये लाइन्स जो है ये कभी भी मिलेंगी नहीं, कि आप इन्हें कैसे भी इंटरसेक्ट आगे एक्सटेंड कर लो, इसको भी एक्सटेंड कर लो या फिर इन्हें भी एक्सटेंड। और इनका गैप आप देख लो, इक्वल गैप है इनके बीच, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी। तो उन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? जो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, कि आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लो, तो उन लाइन्स को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आपके पास, पैरेलल लाइन्स आर अ पेयर ऑफ लाइन्स। पैरेलल लाइन वो लाइन्स होती हैं, लाइन्स का पेयर होता है, दैट लाई ऑन द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन पे होता है, एंड डू नॉट मीट हाउ एवर फार वी एक्सटेंड देम एट बोथ। आप उन्हें दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर लो, लेकिन वो जाके कभी भी मिलेंगी नहीं। तो वो पेयर ऑफ लाइन जो कभी भी मीट नहीं होता, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता, चाहे आप उसे किसी भी डायरेक्शन से एक्सटेंड कर लो, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्लियर? अब आपसे कह रहे हैं, नेम सब पैरेलल लाइन यू कैन स्पॉट इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि कोई पैरेलल लाइन का है, तो आप यहाँ पर उसके नाम लिख सकते हो। तो कोई से भी एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में देख सकते हो, काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर एक दो मैं यहाँ पर देखूँ, तो आप कह सकते हो जो आपकी नोटबुक में लाइंस होती हैं वो कभी भी नहीं मिलती हैं, नोटबुक लाइंस आप कह सकते हो। या फिर जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ऐसा होता है ना ब्लैक बोर्ड, तो ये वाली साइड्स आपस में कैसे मिलेंगी? इनका गैप इक्वल है, पैरेलल रहेंगी हमेशा, तो हम वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आपका जो फर्नीचर होता है, टेबल होता है, ठीक है, उसकी एजेस जो उसकी साइड होती हैं वो भी पैरेलल होती है, कभी नहीं मिलती। एजेस ऑफ फर्नीचर कह सकते हो, जिस चेयर पे आप बैठते हो, बेंच पे बैठते हो, वो भी आप कह सकते हो। ठीक है ना? तो ये आपके वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपके क्लासरूम में पाए जाएंगे, और वो पैरेलल लाइन के ही एग्जाम्पल है। और पैरेलल लाइन को आप क्या कर सकते हो? पैरेलल लाइन आर्ट वर्क और शेडिंग में भी यूज होती है। क्लियर? अब यहाँ पर आपसे कह रहा है विच पेयर ऑफ लाइन अपीयर टू बी पैरेलल इन फिगर 5.6। अगर आप यहाँ पर देखो, तो आपसे कह रहा है कि बताओ कि कौन सी इनमें से लाइन है जो आपको पैरेलल दिख रही है। तो कई सारी लाइन्स आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ एक लाइन ई, देखो ये वाली लाइन, ये इस बी वाली लाइन के पैरेलल है। लाइन ई इज पैरेलल टू लाइन बी। ठीक है, उसके अलावा आप एच और आई वाली लाइन भी कह सकते हो।
लाइन आई एंड एच आर पैरेलल। ठीक है, उसके अलावा कौन सी कह सकते हो, डी और एफ भी कह सकते हो, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, तो लाइन डी एंड एफ आर पैरेलल। क्लियर, तो आपको यहाँ पर वही लिखना कि कौन कौन से पेयर है लाइन के जो आपको पैरेलल लगता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए। आप लाइन ए भी लिख सकते हो, ए जो है वो एच के साथ पैरेलल है या आई के साथ पैरेलल है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी कभी भी, तो इन दोनों को भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपके पास यहाँ नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन इन पेपर फोल्डिंग। तो एक एक्टिविटी से आपको ये पूरा टॉपिक समझा रखा है। ये एक्टिविटी हम पूरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी, पहले आज आप 5.3 तक के टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए। कहीं पर आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 to 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप उन चैप्टर्स को कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।